हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमने 2-3 नियम जो विचलन वाले थे बोर्ड देखे थे, जिसमें हमने मोस्ट वन अपने बहुप्रभाविता और बहुजीनी वंशागति के बारे में बात की थी। ठीक है, अब जो नंबर 5 है जिसे हम सहलग्नता के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेरी एक बात को ज़रा ध्यान से सुनिए। सहलग्नता वाला जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट, हालांकि इम्पोर्टेंट है और थोड़ा डीपली नॉलेज उसमें है, मतलब थोड़ा लेंदी है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि उसे मैं तब कराऊं जब बिल्कुल एकदम अपना फ्रेश माइंड हो, तो हम उसको एक अच्छे दिन, मतलब वीक की स्टार्टिंग यानी कि मंडे, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, सोमवार को हम अपने उस टॉपिक को देखेंगे। मॉर्गन की सहलग्नता वाला जो टॉपिक है उसके बारे में हम मंडे को बात करेंगे। तो आज जो हम बात कर उसको एक बार स्किप कर देते हैं। ठीक है, सोमवार को फ्रेश माइंड से उसको ढंग से पढ़ेंगे, है ना। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग वो टॉपिक है ना, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। तो आज जो हम अब बात करते हैं सहलग्नता, जैसे मान लीजिए हम उसको मंडे को करते हैं, 1 घंटे का पूरा टॉपिक है वो। तो उसके बारे में आपको बता दूं कि भाई अब मेंडल बाद के जो विचलन है वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। 5 विचलन थे, ठीक है, तो वो हमने पढ़ लिए, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। अब हम बात करते हैं कि इससे आगे आपके लिखा हुआ है कुछ शब्दावली, है ना, कुछ डेफिनेशंस हैं। तो डेफिनेशन जो है वो कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो आप उन सभी को जानते हैं लगभग। जैसे मैं उसमें लिखा हुआ है F1PD क्या है, मतलब प्रभावी क्या है, अप्रभावी क्या होता है, समयुग्मजी क्या है, विषमयुग्मजी क्या है, ये सारी बातें मतलब एक डिफाइन करके वहाँ पे लिखी हुई हैं। तो वो आप याद कर लेना। उनमें 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं जो केवल आपको समझने, भाई 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो होता है व्युत्क्रम संकरण। ठीक है, व्युत्क्रम संकरण जिसे हम रेसिप्रोकल क्रॉस के नाम से जानते हैं। व्युत्क्रम संकरण को किस नाम से जानते हैं भाई? रेसिप्रोकल क्रॉस के नाम से जाना जाता है व्युत्क्रम संकरण को। क्या चीज़ है ये व्युत्क्रम संकरण? जरा देखो, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। देखो कैसे, ये आपके पास एक प्लांट है, यह एक लंबा पौधा है और यह एक बौना पौधा है। क्लियर भाई? तो ये पौधा ए और ये पौधा बी, तो ये 2 पौधे हैं। तो मेंडल ने जब अपने प्रयोग किए थे तो उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस भी कराए थे, व्युत्क्रम संकरण भी करवाए थे। अच्छा, व्युत्क्रम का मतलब एक मानो उल्टा सीधा मतलब है। जैसे सुनिए, एक मेरी बात सुनिए, मान लीजिए मैं पहला क्रॉस करा रहा हूँ ना, तो जो मैंने ए पौधा है ना, ए पौधा, उसे तो मान लिया है नर, क्या पहले प्रयोग में। इसे जो पौधा लंबा है जिसे मैंने ए कहा है, इसको तो मैंने मान लिया है नर। तो जो पौधा बी है, प्लांट बी है जो स्मॉल है, इसको मैंने मान लिया मादा। ठीक है भाई, पहले प्रयोग में। तो जब इसको नर माना, इसको मादा माना, तो मैं इसके पराग कर लूँगा और इसके ऊपर डालूँगा बौने पौधे के ऊपर। क्लियर भाई? ये तो हुआ पहला क्रॉस। अब जो रिजल्ट आएगा ना, अब जैसे मेंडल की पहली पीढ़ी में जो रिजल्ट आए थे वो सभी लंबे पौधे के रिजल्ट आए थे ना, ऐसे ही तो आए थे। अब वो ये बात ये कहता है कि चाहे आप इसे नर के रूप में चुनो, इसे मादा के रूप में चुनो, या फिर आप इसे नर के रूप में चुनो या इसे मादा के रूप में चुनो, रिजल्ट दोनों के F1PD में समान आते हैं। रिजल्ट F1PD में दोनों के क्या आते हैं? समान आते हैं। तो इस चीज़ को हम व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। कहने का मतलब, यदि हम एक प्रयोग में इस बौने प्लांट को मादा माने और लंबे प्लांट को नर माने पहले प्रयोग में, तो रिजल्टेंट जो प्लांट है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी आएंगे। ठीक है, यदि दूसरे प्रयोग में हम इस ए वाले पौधे को अब मान लेते हैं मादा और बी वाले पौधे को बना देते हैं नर, जो कि बौना है। अब दूसरे प्रयोग में देखो, जो बौना प्लांट है वो नर बन गया
और जो लंबा प्लांट है वो मादा बन गया दूसरे प्रयोग में, तो हम क्या करेंगे, अब इसके परागकण लेंगे, क्योंकि भाई ये मटर का पौधा है और मटर का पौधा तो उभयलिंगी होता है, ठीक है। तो इसके परागकण जब हम इसके ऊपर डालते हैं ना, तो रिजल्टेंट प्लांट भी यही आता है दोबारा से, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस चीज को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, यानी कि व्युत्क्रम संकरण। अर्थात यदि आप जनकों के लिंगों को उत्क्रमित कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो हम उस क्रॉस को रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम संकरण के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए क्या है रेसिप्रोकल क्रॉस। मतलब जैसे पहले प्रयोग में आपने लंबे पौधे को नर माना है और बौने पौधे को मादा माना है, ठीक है। आपने कोई भी संकरण करा दिया, जो भी रिजल्ट आया वो आपके सामने। दूसरे प्रयोग में यदि आप उस लंबे पौधे को जो आपने पहले नर के रूप में माना था उसे आप मादा बना दो, और जो बौना पौधा था जो मादा थी पहले उसे आप नर बना दो, तो भी रिजल्टेंट F1 पीढ़ी में बिल्कुल सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये मेंडल ने ऐसे प्रयोग भी करके देखे थे। मतलब सुनो, मेंडल ने क्या किया कि यार एक बार इस लंबे पौधे के परागकण इस पर डाले, रिजल्ट आया। अब मेंडल ने सोचा यार कहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब कोई और भी रिजल्ट आ सकता है यदि मैं बौने पौधे के परागकण लूँ और इसे मादा के रूप में चुनूँ। तो ऐसा भी उसने किया था, तो भी रिजल्ट बिल्कुल सेम आया। तब इन्होंने इसका नाम दिया था रेसिप्रोकल क्रॉस, यानी कि व्युत्क्रम संकरण। तो समझ में आ गई व्युत्क्रम संकरण क्या है। केवल आपको लिंग को उत्क्रमित या चेंज कर देना है भाई, रिजल्ट दोनों में बराबर आएगा, चाहे आप कोई सा भी प्लांट मान लेना चाहें। तो ये था भाई रेसिप्रोकल क्रॉस। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट, और उस इम्पोर्टेंट का नाम है परीक्षण संकरण। और इस परीक्षण संकरण को हम जानते हैं टेस्ट क्रॉस के नाम से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई दोनों। अब जो दोनों चलेंगे ना, परीक्षण संकरण और प्रतीप संकरण, ये दोनों ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। और उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टेस्ट क्रॉस, यानी कि परीक्षण संकरण। ये आपसे एग्जाम में और नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ज़रा ध्यान से सुनिए कि क्या है टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थी या परीक्षण संकरण। तो सुनिए, F1 पीढ़ी का क्रॉस यदि अप्रभावी जनक के साथ होता है, रिसेसिव के साथ होता है, अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं, तो हम ऐसे संकरण को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, यानी कि परीक्षण संकरण। ध्यान से सुनिए, जाइए आप मेंडल के एक संकर संकरण पे और याद कीजिए, एक संकर संकरण में जो रिसेसिव जो था, एलील जो थे रिसेसिव, वो कौन थे, स्मॉल टी वाले थे। अप्रभावी जनक कौन सा था, स्मॉल टी वाला था ना, और प्रभावी कौन सा था, कैपिटल टी वाला। तो ये क्या कहते हैं, मेंडल क्या कहता है कि जब F1 पीढ़ी का क्रॉस, अब F1 पीढ़ी आपके पास वही है कैपिटल टी स्मॉल टी वाली, अरे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपके पास F1 पीढ़ी है। यदि आप इसका क्रॉस किसके साथ करा रहे हैं, अप्रभावी जनक के साथ, तो बताइए अप्रभावी जनक कौन है, स्मॉल टी। अरे स्मॉल टी ही तो अप्रभावी था। तो यदि आप इसका मतलब ये लंबे पौधे ना, विषम युग्मजी लंबे, इनका क्रॉस आप बौने पौधे से करा रहे हैं, अप्रभावी जनक से करा रहे हैं, तो रिजल्ट कुछ अलग आता है। देखो कैसे, ये कैपिटल टी स्मॉल टी मान लीजिए, चेकर बोर्ड हम इसका बना देते हैं। अब चूंकि हमारे पास एक ही जनक है हमारे पास, तो यहाँ पर कौन सा, स्मॉल टी। भाई अप्रभावी जनक स्मॉल टी ही तो है, तो एक स्मॉल टी हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारी F1 पीढ़ी के दो प्रकार के युग्मक हैं, और ये हमारी जो अप्रभावी जनक है उसका एक युग्मक है स्मॉल टी। तो रिजल्टेंट क्या होगा भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये दो प्रकार की संतान बनेंगी ना परीक्षण संकरण में। भाई टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है, देखो टेस्ट क्रॉस का आप मतलब समझो, यदि F1 पीढ़ी का क्रॉस हम अप्रभावी जनक से करा दें,
F1 पीढ़ी का क्रॉस यदि हम अप्रभावी जनक से करा दें तो हम उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब कराएंगे कैसे? ये रही आपके पास F1 पीढ़ी और F1 पीढ़ी के दो युग्मक होते हैं कैपिटल T स्मॉल t, और इसका क्रॉस कराना है आपको अप्रभावी जनक से। तो अप्रभावी कौन है? स्मॉल t। तो स्मॉल t से जब आप इनका क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t आएगा ना। अब हम बात कर लेते हैं इसके लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप की। तो देखिए लक्षण प्रारूप तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि केवल आप बाहर से देख के पता लगाइए। जब आप इसका लक्षण प्रारूप देखेंगे तो देखो ये आपको कैपिटल T स्मॉल t दिख रहा है, तो देखने में क्या लग रहा है कि एक पौधा है लंबा और ये स्मॉल t है, ये कैसा है भाई? बौना। तो लंबा अनुपात बौना, तो एक पौधा तो लंबा और एक पौधा बौना। तो मैं इनको 50-50% भी तो कह सकता हूँ कि भाई जब भी टेस्ट क्रॉस होता है F1 पीढ़ी में, जब भी टेस्ट क्रॉस होता है तो 50% पौधे कैसे होते हैं? लंबे उत्पन्न होते हैं, और 50% पौधे कैसे उत्पन्न होते हैं? बौने पौधे होते हैं। तो इनका जो फिनोटाइप और जीनोटाइप है बिल्कुल समान आएगा ना। क्या? 1:1, क्योंकि जीनोटाइप भी तो देख लो। तो जीनोटाइप में देखो एक कैपिटल T स्मॉल t एक है और एक स्मॉल t एक है। बताओ है कि नहीं? है ना। एक बार देखो इसके आरेख को, देखिए अपने नोट्स में देखो, बहुत सिंपल है भाई, कर लिया। तो ये है टेस्ट क्रॉस जिसे हम परीक्षण संकरण के नाम से जानते हैं। तो बताओ क्या दिक्कत है आपको परीक्षण संकरण में? ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, समझ गए ना। टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि जब F1 पीढ़ी का क्रॉस हम अप्रभावी जनक के साथ कराएं, और अप्रभावी जनक क्या होता है? स्मॉल t होता है। तो 50% पौधे लंबे और 50% पौधे बौने प्राप्त होते हैं दूसरी पीढ़ी में। तो ये टेस्ट क्रॉस है भाई, है ना। यहीं पर यदि मैं बात करूं अपने नेक्स्ट, ये तो हुआ टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, है ना। परीक्षण संकरण आपके लिखा हुआ है, आरेख भी बना हुआ है, तो आप उसको समझ जाना कि अप्रभावी जनक के साथ। कई बार परिभाषा देकर वो आपसे क्वेश्चन ऑप्शन दे लेता है नीट में। जैसे उन्हें दे दिया कि F1 पीढ़ी का क्रॉस यदि अप्रभावी जनक के साथ होता है तो इसे क्रॉस कहते हैं। अब वो बोलेगा एक संकर संकरण, दुई संकर संकरण, या टेस्ट क्रॉस, या व्युत्क्रम संकरण, ऐसे कुछ भी, तो आपको देख लेना है वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतीप संकरण की, और प्रतीप संकरण को हम बोलते हैं बैक क्रॉस। क्या बोलते हैं भाई? बैक क्रॉस, बैक, है ना। इनके इंग्लिश नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश नाम आपको याद रखना है। परीक्षण संकरण को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस और प्रतीप संकरण को बोलते हैं बैक क्रॉस। इन दोनों के इंग्लिश नाम आपको याद रखने हैं भाई, है ना। अब बैक क्रॉस क्या होता है? अब ये कहता है कि यदि आप F1 पीढ़ी का क्रॉस प्रभावी या अप्रभावी से कराते हैं, ध्यान से सुनिए, यदि आप F1 पीढ़ी का क्रॉस या तो प्रभावी जनक से या अप्रभावी जनक से कराते हैं तो हम ऐसे क्रॉस को कहते हैं बैक क्रॉस। देखो टेस्ट क्रॉस में तो केवल और केवल क्या? अप्रभावी जनक से होगा, लेकिन बैक क्रॉस में हम क्या कर सकते हैं? प्रभावी से भी करा सकते हैं और अप्रभावी से भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम केवल प्रभावी जनक का करा के देखेंगे भाई, केवल प्रभावी जनक से। तो ये F1 पीढ़ी के युग्मक रहे और ये आपका प्रभावी जनक रहा। ये प्रभावी जनक है ना, तो प्रभावी जनक कैपिटल T होता है, तो कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t। अब देखो, अब इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप आप निकालो, तो आप बाहर से जब इसको देखेंगे तो आपको लगेगा ना भाई ये लंबे पौधे का और ये भी लंबे पौधे का है। तो आप बोलेंगे कि सर इसका जो फिनोटाइप है ना, फिनोटाइप लक्षण प्रारूप को बोलते हैं। फिनोटाइप तो आएगा सर इसका 100% ये लंबे हैं। 100% कैसे हैं? लंबे। मतलब यदि हम F1 पीढ़ी का क्रॉस
समयुग्मजी लंबे पौधे से करा देंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा कि जितने भी पौधे बनेंगे ना सब की सब लंबे पौधे बनेंगे, एक भी पौधा बौना उत्पन्न नहीं होगा F2PD में। F2PD है ये, लेकिन क्या है ये एक प्रकार का बैक क्रॉस है, मतलब हमने केवल प्रभावी जनक से करवाया है, तो रिजल्टेंट ये होता है। यदि जीनोटाइप की मैं बात करूं तो इसका जीनोटाइप तो भाई 1:1 ही आएगा, क्योंकि जीनोटाइप अलग है इसका। देखो एक तो शुद्ध रूप से लंबा है और एक अशुद्ध रूप से लंबा है, एक शुद्ध रूप से लंबा है और एक अशुद्ध रूप से लंबा है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बोलो, है ना? एक बार देखो नोट्सों में क्या दिक्कत है आपको इनमें, बताओ। तो ये आपको समझ में आ गए भाई तीनों, व्युत्क्रम संकरण, परीक्षण संकरण और प्रतीप संकरण, ठीक है। तो शब्दावली में ये कुछ पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। तो भाई तीनों ही आपको पढ़ के चलने, भाई हर एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए ना, कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसमें केवल आपसे फिनोटाइप जीनोटाइप भी पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट ही। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ना, तो एक नंबर के क्वेश्चन में ही ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए हर प्रकार से हमें याद करके चलने भाई। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, अब भाई ये जो लिंग निर्धारण वाला टॉपिक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक ना एक किसी का लिंग निर्धारण हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन में। 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में, जैसे यहाँ पर मैं 4 प्रकार के जीवों के लिंग निर्धारण की हम यहाँ पर बात करेंगे, तो किसी ना किसी का लिंग निर्धारण हमसे एग्जाम में या नीट एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई, ठीक है। लिंग निर्धारण जिसको हम सेक्स डिटर्मिनेशन के नाम से जानते हैं। तो हैकिंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कीटों की जो शुक्रजनन नलिका थी कीटों की, उनमें एक संरचना देखी, उसे एक्स बॉडी नाम दिया, जिन्हें बाद में गुणसूत्र भी कहा जाने लगा था, ठीक है। एक्स गुणसूत्र नाम दिया गया उनको, ठीक है। एक्स जैसी संरचना थी, एक्स काय, एक्स शरीर जैसी संरचना, तो बाद में उसको एक्स गुणसूत्र नाम दिया गया। तो लिंग निर्धारण की मैं बात करूं तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, कीटों में लिंग निर्धारण। किसमें? कीटों में लिंग निर्धारण। अब बहुत इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है, XO प्रकार का लिंग निर्धारण, ये नाम है भाई। ये एग्जाम में यही आपसे पूछा जाता है कि कीटों में लिंग निर्धारण की कौन सी क्रिया होती है या किस प्रकार का लिंग निर्धारण कीटों में पाया जाता है। तो आपका आंसर है XO प्रकार का लिंग निर्धारण कीटों में पाया जाता है। अब समझना यह है कि आखिर ये XO प्रकार का लिंग निर्धारण है क्या चीज़, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? तो देखिए क्या है भाई कीटों में लिंग निर्धारण या XO पर। देखो पहला क्वेश्चन क्या बना, पहला क्वेश्चन यही बना कि कीटों में जो लिंग निर्धारण की विधि है वो कौन सी है। तो आपका आंसर है सर, कीटों में जो लिंग निर्धारण होता है ना वो XO प्रकार से होता है। XO प्रकार की लिंग विधि पाई जाती है लिंग निर्धारण की। अब कैसे होती है सुनिए, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखता हूँ कि जो कीटों के नर होते हैं, नर में देखो लिंग गुणसूत्र जोड़े में होते हैं ना, सभी में लिंग गुणसूत्र जोड़े में होते हैं ना। तो इसका जो नर होता है ना उसमें एक X गुणसूत्र की होती है कमी। ध्यान सुनना, मतलब नर में केवल एक ही X गुणसूत्र होता है, एक ही X गुणसूत्र, जबकि इनकी मादा जो होती है, इनकी जो मादा होती है इसमें दोनों X गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप यूँ कह सकते हैं
कि इनके नर में एक एक्स गुणसूत्र का क्या होता है, अभाव होता है, या एक लिंग गुणसूत्र की क्या होती है, कमी होती है। किसमें? कीटों के जो नर होते हैं उनमें एक लिंग गुणसूत्र की कमी होती है, केवल एक ही लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। तो बताइए, या तो मैं इसको एक्स कह सकता हूँ, या मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना एक्स ओ से या एक्स जीरो से, एक्स जीरो से कर सकते ना हम इसको रिप्रेजेंट। तो इसलिए इनमें एक्स जीरो प्रकार की या एक्स ओ प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। किनमें? कीटों में। रीजन क्या है कि इनके जो नर होते हैं उनमें केवल एक ही लिंग गुणसूत्र होता है, होते तो जोड़े में सभी में, लेकिन इनके नरों में नहीं होता, केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र, एक का अभाव होता है। इसलिए इसको हम एक्स ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं या एक्स जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई। अब ये थ्योरी क्या कहती है, यदि एक्स गुणसूत्र सहित शुक्राणु, मतलब एक्स गुणसूत्र सहित शुक्राणु इस कीट का इस मादा के एक्स से संलित होगा तो डबल एक्स बनकर मादा बन जाएगी, और यदि एक्स गुणसूत्र रहित शुक्राणु इसके एक्स से मिलता है तो दोबारा से एक्स जीरो बन जाएगा और वो क्या संतति क्या बनेगी, नर बनेगी। तो बहुत सिंपल सी टॉपिक है। अब इसका हम वो करके देखते हैं, आरेख बना के देखते हैं। तो ये एक्स जीरो, ये एक्स एक्स, ठीक है भाई, ये एक्स वाला इससे मिला तो ये डबल एक्स बना यहाँ पर, ये एक्स वाला इससे मिला, चलो मैं इसको लेता हूँ पहले। अब ये एक्स रहित वाला है, इससे मिला तो क्या आएगा, एक्स जीरो आएगा, आएगा ना। अब इस एक्स का दोबारा इससे कराओ तो ये डबल एक्स, इसका इससे कराइए तो ये एक्स जीरो। अब बताओ, ये डबल एक्स है, ये तो मादा कीट है, और ये जो एक्स जीरो है ये कौन सा कीट है, नर कीट। तो नर में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो एक्स जीरो प्रकार के होते हैं, या एक्स ओ प्रकार के आप इनको कह सकते हैं। भाई आई मेरी बात समझ में नहीं आई बोलो। तो इस प्रकार से होता है कीटों में लिंग निर्धारण। किन में लिंग निर्धारण, कीटों में लिंग निर्धारण। तो बहुत सिंपल है ना कीटों में लिंग निर्धारण को समझना। मोस्ट वन आपको क्या याद रखना है, अपने दिमाग में ये कंसेप्ट तो हमें जरूरी याद रखना है कि कीटों में लिंग निर्धारण की जो विधि होती है वो एक्स जीरो प्रकार की होती है। कौन से प्रकार की, एक्स जीरो प्रकार की लिंग निर्धारण कीटों में पाया जाता है। रीजन कि इनके जो नर होते हैं उनमें एक लिंग गुणसूत्र का क्या होता है, अभाव होता है। तो बाकी आप ऐसे तो करना जानती हैं, ये आरेख सा बनाना, ऐसे क्रॉस कराना, ठीक है। तो ये हुआ भाई कीटों में लिंग निर्धारण। क्लियर। तो लिंग निर्धारण कीटों में आपको समझ में आ गया। आपके नोट्सों में इसका आरेख बना हुआ है, बिल्कुल आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आज ही आपको ये बिल्कुल याद करने, आज ही बिल्कुल, कल के लिए नहीं छोड़ना है भाई, है ना। कल वैसे रविवार है, कल के लिए तो छोड़ देना, क्योंकि रविवार को ही तो आप करेंगे इसको, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस जरूरी है भाई। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कीटों में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, तो आपका आंसर है एक्स ओ प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। अब आप उसको ओ बोल दीजिए या जीरो बोल दीजिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि लिंग निर्धारण की विधि को समझाइए कीटों में, तो आप इसका पहले थ्योरी लिखेंगे और फिर इसका आरेख बनाएंगे, हो गया कीटों में लिंग निर्धारण। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। पक्षियों में लिंग निर्धारण। अब हम पक्षियों के लिंग निर्धारण की बात कर रहे हैं भाई, है ना। पक्षियों के लिंग निर्धारण की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इनके जो युग्मक होते हैं उन्हें हम जेड और डब्लू से शो करते हैं। इनके जो युग्मक होते हैं ना, इनके युग्मक जो होते हैं उन्हें हम, देखो ये सबसे विशिष्ट प्रकार के युग्मक हैं, जेड और डब्लू, है ना। अब तक हम यही सुनते आए एक्स और वाई से, एक्स और वाई से, लेकिन
पक्षियों के जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उन्हें हम x और y से रिप्रेजेंट नहीं करते, उनके गुणसूत्रों को हम z और w से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक और अंतर क्या होता है इसमें कि इनके जो नर होते हैं ना, नर, उनमें तो ZZ प्रकार का जोड़ा होता है, तो इन्हें हम बोलते हैं समयुग्मकी। अब ये भी बहुत काम की चीज़ है, अभी आपको बताऊंगा मैं। और जो पक्षियों की मादा होती हैं उनमें गुणसूत्र होते हैं ZW प्रकार के, तो इन मादाओं को हम बोलते हैं विषम युग्मकी। देखिए भाई, पक्षी ही ऐसे हैं जिनकी मादाएं विषम युग्मकी प्रकार की होती हैं, अन्यथा सभी के जो नर होते हैं, नर, वो विषम युग्मकी होते हैं। देखो जैसे हम हमारी बात करें तो हमारे अंदर गुणसूत्र क्या है, लिंग गुणसूत्र x और y है ना नर के अंदर, और मादा के अंदर क्या होता है, XX होता है। तो देखो ये तो समयुग्मकी है, समान गुणसूत्र हैं, लेकिन हम कैसे हैं, विषम युग्मकी, क्योंकि हमारे अंदर जो दो लिंग गुणसूत्र हैं, अरे भाई लिंग गुण मतलब 46 गुणसूत्र है हमारी प्रत्येक कोशिका में, तो जोड़े में रहते हैं। 22 जोड़े तो ऐसे हैं जो लिंग का निर्धारण नहीं करते, और 23वां जोड़ा ऐसा है जो लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है। तो ये लिंग का निर्धारण करते हैं ना हमारे x और y, तो हमारे अंदर दोनों प्रकार के लिंग गुणसूत्र हैं, तो हम हैं विषम युग्मकी, लेकिन मादा कैसी हैं, समयुग्मकी। लेकिन पक्षियों में क्या डिफरेंट आ गया कि पक्षियों के नर तो होते हैं समयुग्मकी और मादा होती हैं विषम युग्मकी, और इनके युग्मकों के नाम अलग अलग हैं, Z और W। क्लियर। अब देखते हैं इनमें लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो वही सिंपल सी बात है भाई, ZZ ये तो हुआ नर, और ZW ये हुई मादा। क्रॉस करा के देखिए, पहले Z का इधर वाले Z से तो रिजल्टेंट ZZ आएगा, अब इस Z का W से तो ZW, अब इस Z का इस वाले ये से तो हो गया था, W से ZW, और इधर वाले Z का इस वाले Z से तो ZZ। आप कैसे भी इसको करा सकते हैं, दिख तो रहा है आपको यहाँ तक, हाँ बहुत जगह है, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना आप इन बातों को, कितना नॉर्मल है। तो देखो ZZ तो क्या हुआ भाई, नर हुआ, और ZW जो है वो क्या हुई, मादा हुई। तो ऐसे पक्षियों में लिंग निर्धारण होता है। किन में होता है, पक्षियों में लिंग निर्धारण। तो बताओ आगे बात समझ में आपको नहीं आई कि पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो पक्षियों के जो युग्मक होते हैं उन्हें हम Z और W से रिप्रेजेंट करते हैं, Z और W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो नर होते हैं वो तो समयुग्मकी ZZ प्रकार के होते हैं, और जो उनकी मादा होती है वो विषम युग्मकी ZW प्रकार की होती हैं। तो फिर यदि हम इनका लिंग निर्धारण करना हो तो हम ऐसे करेंगे, नर को इधर, मादा को इधर, और बाकी आप ये कराना तो जानते ही हैं ना भाई। तो ये हुआ पक्षियों में लिंग निर्धारण। आपको ऐसे ही देखना है, केवल बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक हैं, इतने सिंपल भी टॉपिक हैं आपकी बायोलॉजी में ना। 2-3 चैप्टर और हैं भाई ऐसे, और बाकी तो फिर तो हम पर्यावरण पढ़ेंगे केवल, जो आपने पढ़ते हैं ना, इकोलॉजी बोलते हैं वैसे उसको ना, पारिस्थितिक, जिसमें हम अपने पेड़ पौधे, वन जंतु, पालन वालन और उनके बारे में बात, बहुत सारे बिजनेस में आपको सिखाऊंगा बायोलॉजी के अंतर्गत है ना। क्योंकि कुछ जो बेरोजगार रहेंगे ना, कुछ जो अभी मतलब पढ़ नहीं रहे हैं, और जो 40-45% बना के पास होंगे, तो उनको मुझे कुछ दायित्व बनता है भाई टीचर का। आपको कोई पालन वालन खोलना सिखाऊंगा ना, तो करेंगे हम, उनकी भी बात करेंगे। शायद चैप्टर नंबर 9 है, जल्दी पहुंचने वाले हैं उस पर। तो लिंग निर्धारण हमने 2 के देख लिए, कीटों का देख लिया और एक देख लिया पक्षियों का। अब एक थोड़ा सा अलग से प्रकार का लिंग निर्धारण है, और वो लिंग निर्धारण है मधुप में। मधुप
मधुप में लिंग निर्धारण, ये अलग से प्रकार का लिंग निर्धारण है। हालांकि मैं आपको इसका जो कंसेप्ट है वो मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में बता चुका हूँ। जब हमने पार्थेनोजेनेसिस पढ़ा था ना, अनिषेक जनन वाली घटना, तो याद कीजिए वहाँ पर मैंने बात की थी आपको कि मधुमक्खियों में जो जनन होता है, मतलब उनमें अनिषेक जनन की सी घटना हो जाती है, बिना निषेचन के ही नर संतान बन जाती है, ऐसे बताया था मैंने। तो वही चीज़ आप यहाँ पे काम आएगी। अब सुनिए भाई, मधुमक्खी की मैं बात करूँ, सुनिए पहले मेरी बात। मधुमक्खी में होते हैं 32 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र होते हैं भाई? 32 होते हैं। प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 32 मधुमक्खी में। जैसे हमारी हर कोशिका के अंदर 46 हैं, ऐसे ही मधुमक्खी की प्रत्येक कोशिका में 32 गुणसूत्र होते हैं, है ना। अब इनका एक सिस्टम क्या होता है, इनके छत्ते में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं भाई। एक तो होती है रानी, एक होती है श्रमिक, और एक होता है नर, जिसे हम ड्रोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ड्रोन के नाम से। तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो ड्रोन होते हैं ना, डॉन भी बोलते हैं, ड्रोन भी बोलते हैं उनको। तो जो ड्रोन होते हैं वो रानी मक्खी के साथ केवल एक ही बार मैथुन क्रिया करते हैं, बस। रानी मक्खी किसी भी नर के साथ केवल एक बार मैथुन क्रिया करती है, उसके बाद आजीवन अब वो अंड देती रहती है, उसको कभी भी दोबारा मैथुन क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ध्यान सुनिए मेरी बात को। रानी मधुमक्खी जो छत्ते में सबसे बड़ी होती है, अपने आप दिख जाती है, ठीक है। रानी मधुमक्खी किसी भी नर के साथ केवल एक बार मैथुन क्रिया करती है, और उसके बाद मैथुन क्रिया करने के जस्ट बाद उस नर को उस छत्ते से या तो उस छत्ते में मार दिया जाता है उसे, या उस छत्ते से भगा दिया जाता है। मतलब बहुत अन्याय होता है बेचारे नर के साथ, समझ पा रहे हैं। केवल ये अपने जीवन में एक बार इसको निषेचित करता है रानी को, और जैसे ही निषेचन क्रिया कंप्लीट हुई, रानी है और श्रमिक है, ये उसको मार देते हैं नर को, ठीक है, कि चल अब तेरा काम खत्म हुआ, या इसको छत्ते से भगा देते हैं ना, समझ पा रहे हैं। तो रानी मक्खी केवल एक बार ही मैथुन क्रिया करके आजीवन निषेचित अंडे देती रहती है भाई, क्लियर। अब एक तरीका समझिए, जो रानी मक्खी है और श्रमिक हैं, ये दोनों ही मादा होती हैं, और नर तो अपने आप है ही अलग, ठीक है। तो इसमें एक कंसेप्ट क्या होता है कि मान लीजिए ये मादा है जिसमें कितने गुणसूत्र हैं? 32 गुणसूत्र हैं, और ये नर है, और इसका जो नर होता है ना, उसमें होते हैं लाला 16 गुणसूत्र अपने आप। ध्यान सुनो, इनके जो नर होते हैं ना, नर, मैंने आपको अनिषेक जनन में बताया था कि मधुमक्खियों की जो श्रमिक बनते हैं या मादा बनती हैं, वो तो द्विगुणित कोशिकाओं से बनती हैं। अच्छा याद कीजिए, इसमें स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है कि मधुमक्खियों में अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, लिखा हुआ है ना, अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। इसका मतलब पता है क्या है कि मतलब मधुमक्खियों में जब लिंग निर्धारण होता है तो कुछ तो ऐसी संतानें बनती हैं जो अगुणित होती हैं, और कुछ ऐसी संतानें बनती हैं जो द्विगुणित होती हैं। मतलब आधे तो अगुणित कंडीशन वाले जिनमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, और आधे डिप्लॉयड कंडीशन वाले जिनमें गुणसूत्र की संख्या पूरी होती है। तो अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण देखने को मिलता है मधुमक्खियों में, ठीक है। अब कैसे देखो, जो रानी मक्खी होती है वो तो द्विगुणित है, और श्रमिक भी द्विगुणित होता है, लेकिन जो नर होते हैं ना, नर, वो अगुणित होते हैं। आप याद कीजिए पार्थेनोजेनेसिस में मैंने आपको ये बताया था। अब सुनिए, जो मादा मधुमक्खी होती है इसके गुणसूत्र में होता है अर्धसूत्रण। भाई अर्धसूत्री विभाजन होगा ना, क्योंकि ये डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल है, तो जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, तो 16 गुणसूत्र वाली 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। ये युग्मक बन गए रानी मक्खी के अंदर।
अंड मान लीजिए, अंड है ये। और भाई अरे मैंने कहा तो था कि युग्मक जब बनते हैं तो हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि यहाँ पर 32 ये डिप्लॉइड सेल है, तो 16 गुणसूत्र हो गए ना, ये अंड कोशिकाएं। वहीं मैं दूसरी बात करूँ दूसरी ओर नर की, तो नर खुद अगुणित है, तो इसमें अर्धसूत्री तो होने से रहा, ये समसूत्रण करके ही केवल 16 प्रकार के, जिसमें मतलब ऐसे शुक्राणु बनाएगा जिसमें 16 ही गुणसूत्र हों, हैप्लॉइड कंडीशन में ये भी अब भी, ठीक है। अब होता क्या है सुनिए, अब जो रानी मक्खी होती है ना, रानी मक्खी, उसमें 2 प्रकार के अंड हैं या 2 अंड हैं, दोनों अंड कोशिकाओं में 16 गुणसूत्र हैं। तो कुछ अंड जो होते हैं ये वाले, ये बिना निषेचन के ही 16 की 16 गुणसूत्र सहित चले जाते हैं और बनाते हैं नर, यानी कि ड्रोन। क्योंकि देखो नर कैसा है, अगुणित है, 16 गुणसूत्र वाला है, तो इसके कई बार जो अंडे होते हैं, कुछ अंडे रानी मक्खी के कुछ अंडे बिना निषेचन किए ही किस में बदल जाते हैं, नर या ड्रोन में बदल जाते हैं। और कुछ अंडे, अब ये अंडकोश का और ये 16 गुणसूत्र वाला शुक्राणु, अब ये अंडाणु शुक्राणु आपस में फ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर निषेचन हो रहा है, तो यहाँ पे कितने गुणसूत्र वाली संख्या बनेगी, 32 गुणसूत्र वाली कोशिका बनेगी, और इसे बोलेंगे आप वास्तविक युग्मनज। और ये रहेगा मादा। क्या रहेगी भाई, ये मादा रहेगी, जो कि कैसी है, डिप्लॉइड है। ये मादा डिप्लॉइड है और जो नर ड्रोन है वो हैप्लॉइड है। तो ये इस प्रकार का लिंग निर्धारण देखने को मिलता है भाई मधुमक्खियों में। किन में, मधुमक्खियों में। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, मधुमक्खी में देखो एक बार फिर समझिए कि मधुमक्खियों में अगुणित व द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, अर्थात इनके जो नर होते हैं वो अगुणित होते हैं और जो मादा होती हैं वो सभी द्विगुणित होती हैं। अब रानी मक्खी है तो ये अपना अंड बनाएगी, मतलब युग्मक बनाएगी। चूंकि रानी मक्खी डिप्लॉइड है तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे 16 गुणसूत्र 2 युग्मकों में चले जाएंगे। तो 2 प्रकार की अंड कोशिकाएं ये, तो इसकी कुछ अंड कोशिकाएं बिना निषेचन की किस्म बदल जाती हैं नर या ड्रोन में। तो इस घटना को ही तो अनिषेक जनन कहते थे, क्योंकि अनिषेक जनन क्या है, बिना निषेचन के ही भ्रूण का बन जाना। तो ये कई बार बिना निषेचन के, इसके कुछ अंडे बिना निषेचन के ही नर में बदल जाते हैं। तो कहने का मतलब है नर जब बनता है तो उसमें निषेचन नहीं होता। तो एक तो ये नर बन गए, वो तो होते हैं अगुणित, और कुछ अंड कोशिका निषेचन करती हैं, किससे, नर का जो शुक्राणु होता है उससे। भाई तो नर के शुक्राणु में 16 गुणसूत्र, मादा के अंडाणु में 16 गुणसूत्र, दोनों मिलके 32 गुणसूत्र बनेंगे और दोबारा से क्या बन जाएगी, मादा बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है भाई। देखिए एक बार आपके नोट्सों में बना हुआ है, कोई चेंजमेंट तो नहीं है ना, बिल्कुल। तो आई बात समझ में, नहीं आई आपको, बोलो। ये मधुप में लिंग निर्धारण है भाई, कर लेंगे इसको। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को समझाइए, तो आप थ्योरी भी लिख सकते हैं। देखो आप थ्योरी कैसे लिखेंगे कि इसमें अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण होता है ना। इसकी मादा में 32 गुणसूत्र, डिप्लॉइड में नर में 16 गुणसूत्र होते हैं, है ना। कि जब मादा के 16 गुणसूत्र युक्त अंडाणु नर के 16 गुणसूत्र युक्त शुक्राणु से मिलता है तो निषेचित होकर ये मादा बनती जो डिप्लॉइड होती है, और ये बिना निषेचन के क्या बन जाते हैं, ड्रोन बन जाते हैं। ठीक है, जो मादा होती है ना, इनमें से ही कुछ मादाओं को अलग से छत्ते में अलग से रखा जाता है और उनको स्पेशल भोजन दिया जाता है जिसे रॉयल जेली कहते हैं, और फिर वो बन जाती है रानी मक्खी, है ना। और कुछ ऐसी मक्खी होती है, मतलब जो सिरमिक मक्खी होती है ना भाई, सिरमिक, ये सब की सब बंध्य मक्खी होती हैं, मतलब ये निषेचन नहीं कर सकती, जनन क्रिया नहीं कर सकती हैं। ये सिरमिक बंध्य होती हैं, कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती सिरमिक। आप जितनी भी मक्खियाँ देखते हैं ना, मधुमक्खी, वो सब की सब आपने सिरमिक मक्खी देखी है, इतना समझो आप।
ठीक है। जो ये शहद लाने ले जाने का काम करती है ना, और मारने का, डंक मारने का काम करती हैं, वो सब की सब सिरमेक मक्खी हैं भाई, ठीक है। रानी और नर तो अपने छत्ते में रहते हैं, आराम से मज़े लेते हैं। अरे रानी और नर हैं भाई, रानी राजा है ड्रोन, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ड्रोन तो बेचारा भगा दी जाता है, केवल रानी का ही राज होता है। तो ये मधुमक्खी में लिंग निर्धारण आपको समझ में आ गया। तो देखो तीनों में हमने लिंग निर्धारण करके देख लिया। सबसे पहले देखा कीटों में, जिनमें XO प्रकार का लिंग निर्धारण था। किस प्रकार का? XO प्रकार का लिंग निर्धारण। उसके बाद हमने देखा पक्षियों में, तो पक्षियों में लिंग निर्धारण में क्या याद रखना है कि उनमें तो गुणसूत्र ही अलग अलग होते हैं, Z और W, मतलब जो उनके युग्मक होते हैं ना, उन्हें हम Z और W से रिप्रेजेंट करते हैं। और वहाँ एक और बात कि इनकी जो मादा होती हैं वो तो विषम युग्मकी ZW प्रकार की, और नर ZZ यानी कि समयुग्मकी प्रकार के। अब हम लास्ट बात करते हैं मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण, तो ये क्वेश्चन तो भाई बोर्ड में शायद 2-3 बार पूछा जा चुका है कि मानव में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझाइए, ठीक है, पहले पूछा गया था ये। तो इसको ज़रा ध्यान से सुनिए आप। हालांकि इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मानव के बारे में ना। मानव तो आपने शायद देखे होंगे, नहीं देखे कभी भी? चलो देख लेना, आपको मौका मिले तो, है ना। मानव नहीं देखे क्या? देखें, चलिए फिर तो अच्छी बात है, देखें तो मानव में लिंग निर्धारण की यदि मैं बात करूं तो पहले इनके बारे में कुछ बेसिक जो आप सभी को पता ही है कि मानव की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र? 46। अरे मैं आपको बता दूं, कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखो हमारे पूरे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं ना, उन सब कोशिकाओं के अंदर केंद्रक है, तो हर केंद्रक में 46 गुणसूत्र हैं भाई। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही कोशिका में 46 गुणसूत्र हों, सभी कोशिकाओं में, चाहे वो कायिक कोशिका हो चाहे वो जनन कोशिका हो। अंतर इतना होता है कि जो जनन कोशिका होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होकर वो युग्मक बना देती हैं, और जो कायिक कोशिका होती हैं वो समसूत्री विभाजन करके अगली नई कोशिका बना देती हैं, ठीक है। तो लिंग निर्धारण की मैं बात बताऊं तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यह आपको पता ही है। इनमें जो 22 जोड़ी हैं उन्हें हम ऑटोसोम गुणसूत्र कहते हैं या समजात गुणसूत्र कहते हैं, जो किसी भी प्रकार के लिंग का निर्धारण नहीं करते। केवल जो 23वीं जोड़ी होती है, 23वीं जोड़ी, उन्हें वो हमारे लिए सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानी जाती है। या तो उसको सेक्स क्रोमोसोम कह सकते हैं या आप उनको एलोसोम भी कह सकते हैं, ठीक है। लिंग गुणसूत्र समझ पा रहे हैं? तो 23वीं जो जोड़ी होती है ना, अब फिर आपको एक और बात याद रखनी है कि मानव में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। तो मानव में XY प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मानव में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है भाई? मानव में XY प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। समझ में आई कि बात नहीं आई? जैसे कीटों में XO प्रकार का है, उसी प्रकार मानव में XY प्रकार का लिंग निर्धारण है। अब थ्योरी तो वो है ही कि भाई यदि नर का X गुणसूत्र सहित शुक्राणु मादा के X अंडाणु से मिलता है तो मादा उत्पन्न होती है या नर संतति मादा होती है, और यदि नर का Y गुणसूत्र युक्त शुक्राणु मादा के X से मिलता है तो नर संतति उत्पन्न होती है। तो करके देखते हैं भाई इसको। तो देखिए 44 प्लस XY, ये तो नर है, 44 प्लस XX ये मादा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 44 गुणसूत्र तो ये रहे, 22 जोड़ी जो लिंग निर्धारण नहीं करते, 45वां ये रहा X, और 46 नंबर का ये रहा Y गुणसूत्र।
तो ये तो 23वीं जोड़ी है ना एक्स वाई, और ये 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं, 44 प्लस एक्स वाई, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ये 44 तो जो मतलब हमारे ऐसे गुणसूत्र हैं जो लिंग का निर्धारण नहीं करते, अलिंगी गुणसूत्र जिनको बोलते हैं, ऑटोसोम जिनको बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया 44 प्लस एक्स वाई और 44 प्लस एक्स एक्स का मतलब क्या है लिखने का। देखो 44 गुणसूत्र तो ये रहे, 45वां ये रहा और 46वां ये रहा, ऐसे होते हैं। अब इनके युग्मक आप बना के देखिए, तो इसमें तो दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। एक तो बनेगा 22 प्लस एक्स वाला और एक बनेगा 22 प्लस वाई वाला। अब इसमें भी दो प्रकार के बनेंगे, लेकिन युग्मक चूंकि एक्स एक्स हैं दोनों, तो मैं एक ही प्रकार के यहाँ लिख सकता हूँ, और वो भी 22 प्लस एक्स। केवल एक से ही काम चल जाएगा, चाहे तो आप दो भी लिख सकते हैं। अब मैं दो भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, पर चूंकि ये दोनों एक्स गुणसूत्र समान है तो एक से ही हमारा काम चल जाता है भाई। तो आप यहाँ पर केवल 22 प्लस एक्स ही लिख सकते हैं। अब क्रॉस कराइए, तो सुनिए ध्यान से मेरी बात को सुनिए। संतति के लिंग का निर्धारण मादा पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। संतति के लिंग का निर्धारण केवल और केवल नर के लिंग गुणसूत्र पर निर्धारित करता है। देखो भूमिका तो इसकी भी होती है, लेकिन इसमें तो भाई प्रकृति प्रदत्त सब की सब एक ही प्रकार के, एक्स प्रकार के, ठीक है। लिंग का निर्धारण तो इसके गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, नर के गुणसूत्र पर। देखो कैसे, यदि नर का एक्स प्रकार का एक्स गुणसूत्र सहित शुक्राणु हो, क्योंकि मादा में तो रहेगा ही एक प्रकार के अंडाणु सब एक्स वाले, तो ये क्या बन जाते हैं, देखो 22 और 22 मिले तो 44 प्लस एक्स एक्स, तो संतान बनती है मादा, ठीक है। यदि नर का बाई गुणसूत्र सहित शुक्राणु, ये बाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु है, मादा के एक्स वाली से मिलता है तो संतान बनती है नर। क्या बना, नर। तो नर संतति कब बनती है, लड़का उत्पन्न कब होता है, जब नर का बाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिले तो संतान नर होती है, और यदि नर का एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिले तो संतान मादा होती है, ठीक है। यही कंसेप्ट तो होता है भाई इसका, बताओ होता है नहीं होता, यही होता है ना। तो ये इस प्रकार होता है मानव में लिंग निर्धारण। ये नर है और वो मादा है, तो नर में देखो 46 गुणसूत्र ये हो गए, मादा में 46 हो गए। नर के दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक तो हो सकता है एक्स गुणसूत्र वाले, देखो दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। अब कुछ शुक्राणु तो एक्स गुणसूत्र युक्त होते हैं, कुछ शुक्राणु बाई गुणसूत्र युक्त होते हैं। डिपेंड इस चीज़ पे, देखो जब वीर्य स्खलित होता है ना, तो उसमें दोनों ही प्रकार के शुक्राणु होते हैं, एक्स वाला भी और बाई वाला भी। डिपेंड इस पे करता है कि कौन से गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को पहले भेदता है। यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु भेद देगा तो लड़की उत्पन्न होगी, बाई गुणसूत्र वाला भेद देगा तो लड़का उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ऐसे होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक सामाजिक दृष्टि से मैं जो अपवाद हैं या कुछ कुरीतियाँ जो हमारे समाज में प्रचलन में हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा अवगत करा देता हूँ। देखिए एक बात मुझे आप बताइए, मैंने आपको यहाँ पढ़ाया, तो एक बात बताओ कि लिंग का निर्धारण यानी कि लड़के का होना या लड़की का होना किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल नर के गुणसूत्रों पर डिपेंड कर रहा है ना, ये नर का ही तो है। देखो हालांकि संतान उत्पन्न प्रकृति के हाथ में, ये प्रकृति प्रदत्त है ना, कुछ भी हो सकता है, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, पता नहीं चलता, प्रकृति के हाथ में। हो सकता है एक्स गुणसूत्र चला जाए, हो सकता है बाई गुणसूत्र, यार लाखों करोड़ों गुणसूत्र शुक्राणु जा रहे, अब कोई भी उसको निषेचित कर सकता है, चाहे एक्स वाला चाहे बाई वाला। लेकिन कहने का मतलब क्या है
कि नर के गुणसूत्र पर ही तो डिपेंड है लिंग निर्धारण। लेकिन वर्तमान समय में क्या होता है कि किसी भी महिला की यदि लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं तो हमारे समाज में क्या है, केवल और केवल आरोप किस पर लगाए जाते हैं, केवल उस महिला पर लगाए जाते हैं, लगाते हैं ना, केवल उस महिला पर लगाए जाते हैं कि भाई ये ऐसी है, पता नहीं क्या क्या उनके लिए शब्द बोलते हैं कि मतलब है। अच्छा, पहले भी मैं आपके बारे में आपसे इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ। कौन? खुद उसकी सासू माँ, जो मतलब खुद एक महिला है और वो उस पर आरोप लगाती है, व्यक्ति नहीं लगाते। ये भी बिल्कुल 100% सत्य है भाई, ठीक है। उसके हस्बैंड की तो मैं कह नहीं सकता, नहीं, बाकी अन्यथा कोई भी दूसरा व्यक्ति कभी भी महिला पे आरोप नहीं लगाता है कि भाई ये तो ऐसे कर्म है, इसके तो लड़के नहीं हो रहे, ऐसे नहीं हो रहे। केवल उसकी सासू माँ और जो आस पड़ोस की महिलाएं होती है ना अपने जो गांव में, और वो क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा, 4-5 बैठ जाएंगी और ऐसे चुगली करने का और ऐसा करने का काम होता है उनका ना, तो वो ही ऐसी बातें करती रहती हैं। तो भाई सुनिए मेरी बात, आप बताइए क्या वास्तव में ही महिलाओं का दोष है इसमें? भाई जिनकी लड़कियां उत्पन्न होती हैं, लड़के नहीं होती हैं, क्या महिलाओं को हम दोषी ठहरा सकते हैं क्या? नहीं। यदि दोषी भी आपको ठहराना है ना तो आपको नर को ठहराना चाहिए। क्यों? क्योंकि नर के गुणसूत्र पर ही डिपेंड है लड़के और लड़की का उत्पन्न होना। लेकिन हमारे समाज में क्या है, केवल महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है, ठीक है। तो ये जो कुरीतियाँ हैं भाई, अब हम शिक्षित हैं, जागरूक हैं, और आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आप मेरे से पढ़ रहे हैं ना, और मेरे से जो भी स्टूडेंट पढ़ता है तो भाई बेसिक नॉलेज का होना तो बिल्कुल ज़रूरी है, और मैं टाइम पर इसको देता भी हूँ, है ना। ये समाज के प्रति हमारी जो कुरीतियाँ, इन्हें हमें मिटानी भी चाहिए, ठीक है। तो अब तो आप समझदार हैं, आपको पता है कि भाई वास्तव में ही इसमें महिला का कोई दोष नहीं होता है ना भाई। तो हमें कभी भी उन पर आरोप नहीं डालना चाहिए, है ना, लड़के लड़की की बात हो तब, ठीक है। तो मेरी ये बातों को आप अपने माइंड में रखना भाई, है ना। और किसी को बुरा लगा हुआ तो कोई बात नहीं, बुरा लगता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको बुरा लगता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनको अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं तो कभी माइंड नहीं करता, ना ही मैं उनके बारे में सोचता हूँ। मैं केवल जो अच्छी बातें होती हैं उन्हें आपके सामने पेश करता हूँ ना, उसमें तो मुझे किसी भी प्रकार की हेजिटेशन, किसी भी प्रकार का डर कभी भी नहीं होता अपनी बात को रखते समय, और होना भी नहीं चाहिए। अरे यदि हम सही हैं और हम अपनी बातों को रख रहे हैं ना, तो आप किसी के भी सामने अपनी बातों को रख सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, ठीक है। हर चीज़ के सॉल्यूशन है तो हमें सॉल्यूशन भी करना चाहिए। तो ये बात आपको मेरी समझ में आ गई भाई, है ना। तो इस कुरीति पे भी आप ध्यान दीजिए, आगे जब भी आप शादीशुदा हो जाएंगे, है ना, तो तब आपके भाई कभी भी कोई आस पड़ोस में ऐसी घटना हो तो आप अपने फ्रेंड्स या जो भी है ना, तो उनको भी आप समझाने का प्रयास कीजिए कि नहीं यार, वास्तव में आप गलत हैं और ये ऐसा होता है ना, ऐसे, ठीक है। चलिए, तो ये आपको सिस्टम समझ में आ गया। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है लिंग निर्धारण। अब मंडे को हम बात करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लिंकेज, सहलग्नता, मॉर्गन की सहलग्नता, ठीक है भाई। आगे बात समझ में चलिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख दूं, स्क्रीन पर क्वेश्चन लिख दूं, ये रहा। हार्मोन सहित आईयूडी का एग्जाम्पल, मतलब एक ऐसी आईयूडी बताइए जो हार्मोन सहित होती है, ठीक है। आंसर दीजिए और बाकी मिलते हैं मंडे को, ओके।